स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये टॉपिक है, यहाँ से तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न सिलेबस भेजे होंगे, सिलेबस 25-26 वाला भेज दिए होंगे। तो एनसीईआरटी के पैटर्न के और सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये पहला एक्सरसाइज है तुम लोगों का, ठीक है। नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है उसी का एक नया पैटर्न है, ठीक है। बैक हो गया, चलो। देखो क्या कह रहा है, निकाल लो। क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर पढ़ा चुके हैं। देखो यही फायदा होता है बेस से स्टार्ट करने में। अब हर एक लैंग्वेज में कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं होगा जो तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। अगर हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके पावर के रूप में लिख पा रहे हैं, आ रहा है समझ में, उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करके उसके पावर के रूप में लिख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, और उसके मल्टीपल में लिख पा रहे हैं, उस प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3। हाँ, तो यानी कि ये 12 का कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, यानी 2 की पावर 2 एंड 3। तो ये जो तुम कर रहे हो ना, यही है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं, सिंपल सा है। फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि उस प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा वो कंपोजिट नंबर। देख लो, ये जो कंपोजिट नंबर है इस प्राइम प्रोडक्ट के इक्वल है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। तो बस यही है, एनसीईआरटी में जो लाइन यूज किया गया है वो ये यूज किया गया है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। Every composite number can be expressed factorized as a product of a prime. And this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक, समझ में आया। ये थ्योरम 1.1 जो है तुम्हारे बुक में है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी कंपोजिट नंबर को एक फैक्टराइज्ड के रूप में लिखा जा सकता है, फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। फैक्टर क्या होता है, तो जो भी कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम नंबर में तुम तोड़ रहे हो उसी को फैक्टर कहते हैं। आया समझ में। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, हाँ, एक से ज्यादा उसका नंबर आ रहा है, मतलब 2 और मतलब 2 एंड मोर, हाँ, समझ में, 1 को छोड़ करके, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो प्राइम फैक्टर जो कर रहे हो उसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसी मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। उसको इस तरह डिनोट किया कि मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम पावर में डिनोट करते हैं तो वो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है, अर्थमेटिक, हाँ, समझ में आया। तो यही चीज वो लिखा हुआ है, तो फंडामेंटल लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम, इसमें इस तरह का अगर कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है, हाँ, उसके बाद अगर उसका पावर मतलब एक ही नंबर का अगर पावर आ रहा है, हाँ हाँ, मतलब एक ही नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं। और दूसरी बात, एक मैथमेटिशियन बोले भी हैं कि अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है, या फिर अगर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो वो उसके पावर को डिनोट करता है। वो किसको डिनोट करता है, उसके पावर को। नहीं समझ में आया, जैसे 2 2 2 2 कितनी बार 2 आया है, 4 बार। तो ये जो 2 है ना, ये 2 की पावर जो 4 लिखा है, ये बताता है कि ये कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। ये 2 कितनी टाइम्स यूज हुआ है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। ये जो ऊपर पावर बताता है, ये बताता है कि वो कितनी टाइम्स यूज हुआ है इक्वेशन में। कोई डाउट है यहाँ पर, है तो पूछो। इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कर देंगे, बस इतना है। हाँ, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, समझ में। जैसे कोई भी नंबर कितना बार रिपीट कर जैसे हम पावर के फॉर्म में लिख दे रहे फैक्टर, हाँ, पावर के फॉर्म में नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। अब प्राइम पावर फैक्टराइजेशन तो अब ध्यान से सुनो, पहले बात नहीं, पहले बात ध्यान से सुनो मेरे को। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया
कि जो भी तुम कंपोजिट नंबर है उन सबको प्राइम नंबर में तोड़ दिए, तोड़ दी। प्राइम नंबर में तोड़ दिए। अब अगर एक ही प्राइम नंबर बार बार रिपीट हुआ है तो उसके मल्टीपल के रूप में लिखोगे, पावर के रूप में लिखोगे। जैसे समझो 36 को तुम क्या लिखते होगे, 6 का स्क्वायर। 6 को तुम प्राइम फैक्टरेशन में क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, का पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब ये जो तुम यहाँ पे किए हो, ये 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम नंबर है, ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, और इसका मल्टीपल है, और इसका ये क्या है, मल्टीपल है। आया समझ में? 75 लिए उसने जब सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 3 and 3 टू द हाँ पावर हाँ, तो भी 36 थोड़ी है। जरूर करो। 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4 4। आएगा। 3 की पावर 2 क्या आएगा, 9। 9 गुणा 4 क्या आएगा, 36 आएगा। मतलब अगर हम 75 लिए, हाँ 75 ले लो फिर से एक बार, 75 लिए। अब इसको करो, तो पहले देखो इसको तोड़ो, 75 को 25 का पावर 2 और गुणा 3, कुछ भी लिख सकते हो। 25 की पावर 2 करोगे 50, अब गुणा 3 तो फिर तो ये ज्यादा हो गया ना। 25 का पावर 2, 25 की पावर 2, 25, हाँ 5 की पावर 2 गुणा 3, 5 की पावर 2 गुणा 3। अगर ऐसा भी नहीं समझ में आ रहा है तो 75 देखो कैसे आता है, 75 ऐसा भी आता है। 15 को अगर तुम 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 75। 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5, और 5 तो छोटा है ही, तो ये देखो 3 इंटू में 5 का स्क्वायर, सेम वही चीज आ गया। तो कैसे भी करो बात सेम आ गया, दोनों प्राइम नंबर आया समझ में। तो इसको प्राइम फैक्टरेशन में तोड़ना। आप देखो जरा, ये 15 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये अभी और टूटेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के प्राइम फैक्टराइजेशन की है उस नंबर को तोड़ देगा, अगर वो लास्ट में आके प्राइम नंबर के पावर आ रहा है, मतलब प्राइम नंबर का पावर आ रहा है, तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसका एक और मेथड है तोड़ने का, अगर ज्यादा बड़ा नंबर आ गया तो। जैसे 112 को तोड़ना है तो ऐसे भी करते हो, इस तरीके से, है समझ में, 2 से करते हो, फिर ये, तो यही तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो ऐसे करते चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये सब तुम्हारा प्राइम नंबर ही दिखेगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा तुम्हारा क्या दिखेगा, प्राइम नंबर ही दिखेगा। आया समझ में? इसी मेथड को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। जैसे फैक्टर 3 में होता है, एक साइड में प्राइम नंबर आता है, दूसरे में कंपोजिट आता है। हाँ, जो फैक्टर ट्री हम लोग पढ़े थे। आया समझ में? तो सेम वही सब चीजें हैं, इसलिए बोलते हैं कि पीपीटी पे ध्यान मत दिया करो कितने पेज का पीपीटी है, कंसेप्ट सब वही है, घिसा पीटा। अगर तुम्हारा बेसिक मजबूत हो गया, जो पढ़े हम लोग 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, अगर वो मजबूत, तो पूरा चैप्टर अब तुमको इजी लगेगा। इसलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते तो सबसे पहले उस चैप्टर में जो भी बेसिक चीजें यूज होगा उसको सबसे पहले पढ़ाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वो चैप्टर तुम्हारे लिए हलवा है। ठीक है, क्योंकि एक मजबूत कंसेप्ट कब बनता है, जब बेसिक क्लियर होगा। और मजबूत कंसेप्ट तभी बनता है जब बेसिक चीजें कभी कभी पहले मतलब डिस्कवर हुआ होगा, उस बेसिक से ही निकाला जाता है मजबूत कंसेप्ट पढ़ करके। हाँ, उसी को आगे अपडेट करते रहते हैं, जैसे एक विंडो अपडेट होता रहता है, विंडो 1 विंडो 2, तो क्या है, बेसिक चीजों को ही उठा करके आगे अपडेट करते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई भी बेस से ही स्टार्ट करना चाहिए। आया समझ में? बेस अगर जिसका मजबूत नहीं है तो फिर वो कभी भी ढह सकता है। वो एक तरीके का कौन सा हाउस है, तो वो एक पत्ते का हाउस है, पत्ता का हाउस एक फूंक मारो उड़ जाएगा, तो वो वैसा हाउस हो जाएगा। अगर हल्का सा क्वेश्चन घुमा दिए तो फिर फंस जाएगा बच्चा वहां पे, अगर उसका बेस मजबूत नहीं है तो। आ रहा है समझ में? तो यहाँ तो कोई डाउट है फंडामेंटल थ्योरम वाला में? चलो थोड़ा अब इसको इरेज कर दें। एनसीईआरटी से भी कुछ 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 कॉन्सेप्ट उठाए हैं, समझ में आया? बाकी अपना तो है ही। पीपीटी तुम लोग का, अच्छा हाँ, टाइम क्या फिक्स किए हो? भाई बताओ, 30 मिनट का। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा करके, ये इतना बड़ा डेफिनेशन दे करके, इधर इतना बड़ा डेफिनेशन देकर छोड़ देंगे, इन शॉर्ट भी बताएंगे। शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, तो शॉर्ट में इतना बड़ा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए साइंटिस्ट की तरह बैठ करके, ठीक है, उसका शॉर्ट वर्जन ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर तुम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख पा रहे हो, उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
यानी कोई भी तुमको एक कंपोजिट नंबर दिया गया, उसका प्राइम फैक्टर तुम निकाल दिए और उस प्राइम फैक्टर का मल्टीपल में, उसके पावर के मल्टीपल में लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नहीं भी आ रहा है तो उसका अगर मतलब वो हम्म। प्राइम नंबर आ गया तो हो गया फंडामेंटल थ्योरम। आ गया समझ में? कोई डाउट है क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब जैसे देखो ये 20 एग्जाम्पल के रूप में, इसको तुम क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 into 4, या फिर 4 गुणा 5 लिखोगे, 4 को तुम 2 into 2 लिखोगे, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है और हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम नंबर चाहिए, तो 4 को भी तोड़ेंगे और छोटे उसमें, तो 2 into 2 आया समझ में? तो ये जो तुम्हारे यहाँ पर निकल करके आया कि 2 की पावर 2 गुणा में 5 है, यही है तुम्हारा अर्थमेटिक थ्योरम, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आया समझ में? कोई डाउट है? All the factor being multiplied here and prime। हाँ, जैसे यहाँ पे तुमको ऐसे भी करके देगा, इस तरीके से क्वेश्चन, कोई नंबर का फैक्टर ठीक है? सारा प्राइम नंबर हाँ, कोई भी नंबर का फैक्टर होगा तो सारा प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर ही हाँ, सारा प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नाम ही है उसका। प्राइम, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता तो सिर्फ फैक्टराइजेशन बोल देते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी फैक्टर, हाँ, वो सारा प्राइम ही नंबर रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आया समझ में? कोई डाउट है क्यों उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पड़ा? चलो, हाँ, नंबर ही आएगा। अब देखो ये ट्री पढ़ाए होंगे तुम लोगों को, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ये ट्री बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? हाँ, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको उठा के ले आए हैं, ठीक है? तो ये एक नंबर दे दिया तुमको, ये एग्जाम में है। हाँ, ये एक नंबर दे दिया तुमको, ठीक है? एग्जाम में कैसे है, ये क्वेश्चन ट्री में पढ़ा चुके हैं, कैसे पूछता है एग्जाम में, ट्री वाले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, ठीक है? गैप कर देगा ना, हाँ, तो गैप उसको तो देता रहता है। तो अब देखो हम बताए हैं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड प्राइम नंबर और राइट हैंड साइड तुमको क्या मिलता रहेगा? एक कंपोजिट नंबर मिलता रहेगा, और फिर इस कंपोजिट नंबर को तोड़ते रहेंगे प्राइम और कंपोजिट में। कब तक तोड़ेंगे? जब तक, लास्ट में प्राइम नंबर ना आ जाए। हाँ, जब तक उस कंपोजिट नंबर का 2 फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है, तब तक हम उसको तोड़ते रहेंगे। अब 2 फैक्टर उसका प्राइम मिल गया, तब प्राइम का तो कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं बनेगा, इसलिए वहीं तक तोड़ेंगे। आया समझ में क्या कह रहे हैं? अभी ये देखो, ये अभी 5 का फैक्टर अभी और बनेगा, ये अभी ये बनेगा, 4095 है तो हाँ, अभी ये बनेगा, तो ये देखो फिर ये इसका फैक्टर ये सब बनेगा। आया समझ में? ये अब इसलिए डिटेल में अब इसको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये बता चुके हैं ट्री वाला कंसेप्ट। आया समझ में? इसलिए इसको डिटेल में नहीं बता रहे, ये यहाँ पे इसलिए ला दिए ताकि ये तुम्हारे नोट्स में चला जाएगा, और नोट्स में चला जाएगा तो जब रिवाइज करोगे तो उस समय ये चीज रिवाइज करोगे, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम में आया हुआ तो पूछेगा जरूर। आया समझ में? कोई डाउट है? क्लियर है ना? जो एग्जाम में आया रहेगा वो हम बताएंगे, और कैसा क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा वही बताएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है? ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। Consider the number 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of our n which is n 4 की पावर n with एंड्स विद द डिजिट 0। नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है 4 की पावर n, अब n का वैल्यू कुछ भी रखो, वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर है n जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है? कह रहा है कि n का ऐसा कौन सा पावर रखें, n का ऐसा कौन सा वैल्यू हो कि हम 4, जैसे समझो 4 की पावर 4 करेंगे, अगर उसका वैल्यू कुछ आ रहा है तो उसका लास्ट जो डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो 0 होना चाहिए। ऐसा n का कौन से पावर पे होगा, ये क्वेश्चन है तुमसे। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 की पावर n, और n का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि जो 4 की पावर करोगे, जो उसका वैल्यू आएगा, उसका लास्ट डिजिट 0 हो। आया समझ में? आ गया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 4 है हाँ। और n मतलब n जो वो पावर है, हम्म। अगर n मतलब अगर 1 2 चाहे जो भी नंबर है, हाँ, natural, एक नेचुरल नंबर हो, अगर उसका पावर जैसे अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितना भी रिपीट करें, वो अगर 0 आ गया लास्ट में, जो भी नंबर लास्ट डिजिट उसका 0, डिजिट हाँ 0 आ गया, हाँ, ये बताना है कौन से पावर पे होगा। आया समझ में? ये कभी नहीं होगा। अब ये कभी नहीं, अब इसको चेक वेदर कैसे करोगे, तो देखो इसका तरीका, 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका, 2 तरीका है इसमें, देखो सबसे बेस्ट मेथड जो होगा, सबसे पहले देखो कोई भी एंड डिजिट 0 कब होगा, जब वो 10 का मल्टीपल हो, 10 या 5 का मल्टीपल हो, 100 का मल्टीपल हो, 1000 का मल्टीपल, यानी कि लास्ट डिजिट तभी 0 होगा जब उस नंबर का लास्ट डिजिट खुद 0 हो। आया समझ में? अब समझो ये 10 बना किससे है, तो 2 और 5 से बना है, तो अगर किस, हाँ,
अगर किसी नंबर में 2 और 5 का फैक्टर मिल रहा है तो यानी उसका लास्ट डिजिट 0 जरूर होगा। अब अगर 2 की पावर 1 लेकिन 5 नहीं है। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है तो लास्ट में एक ही डिजिट जो है वो 0 मिलेगा। अगर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और अब 5 की पावर 2 है तो लास्ट का डिजिट जो है वो दो डिजिट तुमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आया समझ में क्या कह रहे हैं? अगर 2 की पावर 3 यानी कि 2 और 5 पे डिपेंड करेगा कि लास्ट डिजिट उसका 0 होगा कि नहीं होगा। अब वो भी देख लेंगे, वो भी डिपेंड करेगा पावर। अगर पावर जितना है तो उतना लास्ट का डिजिट तुम्हारा 0 होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आया क्लियरली कि नहीं आया? नहीं होता कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 है हाँ और 5 भी 5 अब नहीं आ रहा। हाँ अब देखो उसी तरह से 4 की पावर n में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 की पावर n। क्या इसमें 5 कहीं है? 5 है ही नहीं। एडवांस हो गया ना, इसका बेसिक ये हो गया कि मतलब जिसके मतलब मल्टीपल पे भी हम चेक करते हाँ वैसे भी बता सकते हाँ हैं ना। तो एग्जाम्पल लेके कह रहे हो ना? नहीं एग्जांपल लेके हाँ नहीं, हाँ जैसे कि हम ये जैसे 5 अगर 25 नंबर हाँ दिया हाँ होगा तो हमको ये मालूम है कि वो 5 0 और 5 हाँ हाँ लास्ट में आएगा तो वो 5 से हाँ कटेगा। हाँ इस तरह अच्छा तुम मतलब डिविजिबिलिटी पे कह रहे हो? डिविजिबिलिटी में भी बता सकते हैं। डिविजिबिलिटी पे कह रहे हो लेकिन यहाँ पे तुम्हें कह रहा है ना कि तुम्हें चेक करके बताना है, ये चेक वेदर। हाँ तो यहाँ पे ठीक है तुमको तो बताना यहाँ पड़ेगा बताना पड़ेगा तुम्हें चेक करके, और n और 5 करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ यहाँ बताना पड़ेगा कि यहाँ 2 और 5 रहेगा तभी प्राइम फैक्टरेशन में 0 आएगा लास्ट में। आया समझ में? और यहाँ पर 5 नहीं है इस फैक्टर में, 4 के पावर में 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टरेशन में। दैट इज कॉल्ड, इसका एंड डिजिट 0 कभी नहीं होगा। किसी भी पावर पे एंड डिजिट इसका 0 में ऐसा क्वेश्चन है नहीं आएगा। ठीक है 6 का पावर बनाए लिखने में भूल रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, देख लो ध्यान से देखोगे मिल जाएगा। एग्जांपल इधर होगा एग्जांपल एग्जांपल में ना मिल गया? मिला ना? तो चीजें रिलेवेंट रहेगा। कभी भी हम ना ज्यादा एक्स्ट्रा ले जाएंगे और ना ही ज्यादा कम ले जाएंगे। आया समझो? तुमको तो कल ही बताए थे कि वो ही चीज पढ़ाएंगे जो तुमको या तो 11 12 में काम आएगा, कंपटीशन में काम आएगा, बोर्ड में जो पढ़ाएंगे वो तो आएगा ही आएगा। आया समझ में? तो पढ़ो ऐसा कि काम आए आगे। ये नहीं कि बस जो सिलेबस उतना पढ़ लिए छोड़ दिए, फिर आगे जब कंपटीशन देने आया तो वहां फंस गए, पढ़े ही नहीं है। आया समझ में? तो पढ़ो ऐसा कि काम आए चीजें। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसका सोल्यूशन देख लें एक बार। कोई डाउट है? नहीं है? अब देखो इसको एग्जाम में लिखो कैसे। सबसे पहले लेट अस टेक एग्जांपल लेंगे। नंबर जो जिसका 0 एंड डिजिट जो है वो 0 हो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी बताए हैं क्या? जैसे 10 जिसको 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, 100 जिसको 2 into 2 और 5 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हो। आया समझ में? तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका एंड डिजिट जो है वो 0 होगा। तो हियर वी नोट द नंबर एंड विथ 0 हैज बोथ 2 and 5। इनके फैक्टर में हमेशा 2 और 5 दिखेंगे। जिनका एंड डिजिट 0 होगा उनके फैक्टर में हमेशा 2 और 5 दोनों ही दिखेंगे। एंड लिखा है ना कि और। आया समझ में? ये चीज ध्यान रखना। तो और इस टर्म के बाद देखें तो वहीं पर देखें वेयर एज, वहीं पे देखें तो 4 की पावर n में जो है वो 2 into 2 की पावर n आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 5 फैक्टर इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए बोलेंगे कि इसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। सो डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर, सो इट इज नॉट एंड विथ 0। आया समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? सो लिखोगे देयरफॉर, ये जो साइन है ये देयरफॉर का होता है। आया समझ में? देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये है पूरा इसका सॉल्यूशन। ये सिंस का थिंग बिकॉज़ डॉट हाँ ये बिकॉज का होता है। क्या चीज? अच्छा ये कह रहे हो ये सिंस का होता है, ये सिंस का होता है और ये देयरफॉर का होता है। बिकॉज का भी सेम ऐसे ही रहता है। ये जो तुम कह रहे हो ना, एक सेकंड रुको, कहाँ गया? ये जो तुम साइन दिखा रहे हो ये सिंस का साइन है। ये तुम्हारा ये देयर का साइन है। बिकॉज के लिए लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, बिकॉज सो लिखना पड़ेगा। देखो सो के लिए साइन कोई लगा है क्या? नहीं। मैथ में यही दो टर्म होते हैं, सिंस और देयरफॉर। आया समझ में? कोई डाउट है? देयरफॉर वाले में देयरफॉर वाले में चेहरा दिखेगा तुम्हें, एक आंख रहेगा, दो आंख रहेंगे बीच में, एक नाक रहेगा ऊपर में।
और सीन्स वाले में उसी का उल्टा हो जाएगा। आया समझ में? कोई डाउट है? नाक रहेगा तो हाँ, नीचे नाक रहेगा, ऊपर दो आंख रहेगा। कोई डाउट है? नाक रहेगा कोई डाउट है? ना। चलो, इस क्वेश्चन को क्लियरली कर लिया कंप्लीट। डाउट नहीं है ना? चलो, इतनी बार पूछते हैं डाउट 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 कि मेरा मुंह दुख जाता है। ठीक है। पॉइंट टू बी नोट। वही चीज जो पीछे भी पढ़ाया है वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा वो ठीक है। रेशनल और कनेक्ट कराने के लिए कि हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा, तभी उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? तभी उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? एम एंड तो होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हाँ, m और n जो है वो तुम्हारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वही 1 2 3 4 5 यही होना चाहिए। आया समझ में? और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे कि उसका प्राइम फैक्टरेशन जो q है इज नॉट इक्वल टू सॉरी इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। सो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी समझो, यानी इसके हाँ, यानी उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के सिवा अगर कुछ और नंबर आ गया तो इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर वो नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट है? टर्मिनेट मतलब सब जो रुक गया जो खत्म हो गया, पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल के बाद वो खत्म हो गया, वो टर्मिनेटिंग। जो रिपीटिंग हो ही रहा है। जो नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस, एक तो रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग अगर हो गया तो वो तो इरेशनल नंबर हो गया। आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? जो रिपीटिंग आ गया वो रेशनल नंबर हो गया, जिस पर रेकरिंग चढ़ता है, जिसको बार बोलते हो। कोई डाउट है यहाँ पर? क्लियर है सब चीजें? चलो, अब इसमें कुछ एग्जांपल है, जल्दी जल्दी बता दो जरा हम। दो क्वेश्चन है, फटाफट। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बताना है। क्या बताना है? स्टेट वेदर ये रेशनल है कि नहीं है। हाँ तो उसका लास्ट जो डिनोमिनेटर में उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें। हाँ, रेशनल में मतलब ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल जो आएगा, इनको डिवाइड करने के बाद ये बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। विदाउट लॉन्ग डिवीजन। इस तरह तो अभी तो बताएं, 2 और 5 अगर डिनोमिनेटर में नहीं दिखा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, ठीक है। आ रहा समझ में? और जीरो जीरो दे ही हुआ है लास्ट में। दोनों नॉन टर्मिनेटिंग, लास्ट में जीरो आ रहा है तो 2 और 5 आया होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं तो। करो करो करो। दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या? दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों? हाँ, ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। दोनों टर्मिनेटिंग है। हाँ टर्मिनेटिंग है। नहीं पहले करके देखेंगे उसके बाद में। करो करो, आप बोलने दो। क्वेश्चन फंसा देगा। हो सकता हो कट जाए, ऊपर नीचे 2 और 5। ऊपर भी 2 5 आ गया, नीचे भी 2 5 आ गया, कट के 0 आ गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं। ये भी हो सकता है ना? पहला तो बोला था इसमें मुझे नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ देख करके नहीं करो, सॉल्यूशन करो। सर दूसरा टर्मिनेटिंग है हम्म और पहला नॉन टर्मिनेटिंग है। हम्म चलो, 64 है। 64 को क्या लिख सकते हो? 16 गुणा 4। नीचे पहला में 2 नहीं आ रहा है, दूसरा में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है। पहले में 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा, पहला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया टर्मिनेटिंग। कोई डाउट है? कर लोगे? कैसे करना है? वही चीज है, 16 गुणा 4 और नीचे 455 का प्राइम फैक्टरेशन करो। कितना होगा? 5 इंडियन का ऐसे करो, ऐसे जल्दी करो। सीखना है। 5 से करोगे 5 7 13 तो 9 और 1, प्राइम है। 5 7 13 फिर 13 7 51, गुड। 5 7 13 और 13। तो यहाँ तो 5 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, और नहीं तो अलग अलग और प्राइम नंबर दिख रहे हैं। नहीं हो। तो ये समझ में आ गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें देखो, इसमें 15 हो गया नीचे ऊपर, और नीचे 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और गुणा में 2 जीरो लगा हुआ है। तो 2 जीरो कब लगता है? जब 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 हो, तभी 2 जीरो लगता है। अभी पढ़ाए थे कि अगर 10 है तो वो 2 गुणा 5 होता है, अगर 100 है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 होता है, अगर 1000 है तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 होता है। यही पढ़ाए थे।
तो नीचे इस 1600 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणा 100, 16 गुणा 100, 16 को तुम 2 की पावर 4 लिख सकते हो, हाँ, और 100 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो देखो नीचे 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। आ गया समझ में, कोई डाउट है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो 2 को अलग-अलग क्यों रखे? एक ही में एक ही में कर दो, अरे नीचे बस इतना देखना है कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है कि नहीं? है। समझ में? वैसे एक भी कर सकते हो, वो ऐड भी तो हो ही सकता है ना। हाँ, वैसे एक भी कर बेस से सकते हो। पावर अलग 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2। कोई डाउट है? क्लियर है? समझ में आया? चलो, वैसे अभी ये कटेगा भी, क्योंकि ऊपर भी 5 है, 5 गुणा 3, 3 ठीक है, और नीचे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 है, तो एक 5 कट जाएगा, तब भी अभी एक 5 है, तो यानी 0 आएगा, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है। कोई डाउट है? चलो, HCF एंड LCM, ये तो इजी है, कर लोगे HCF LCM। जैसे क्वेश्चन आया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20, दो नंबर है 6 और 20, दो नंबर है, इसका LCM और HCF दोनों बताना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले देखो, 6 को तुम 2 की पावर 1 3 की पावर 1 लिख सकते हो, वहीं पे 20 को तुम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हो। आ गया समझ में? प्राइम फैक्टराइजेशन में अब LCM बताना है। LCM में हाईएस्ट पावर देखते हैं, LCM में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर देखो कॉमन क्या रहा है, 2 की पावर 2 और 60 और 3 और 5। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं ना, तो एक बात बताओ, क्या 3 इसमें कहीं था? नहीं, तो कॉमन नहीं है तो हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कॉमन हम पावर देखते हैं, हम हाँ, पावर देखते हैं, तो इसमें मल्टीपल देखते हैं, वहां पे लिख सकते हैं, यहाँ हाँ देखेंगे हाँ हाँ 3 इंटू 3 की पावर 0 गुड, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 0। आ गया समझ में कि नहीं है? अब देखो जरा, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख दिए हैं। उसी तरीके से यहाँ 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट 3 की पावर 1 है, इसलिए 3। आ गया समझ में? इसलिए लिखते हैं एलसीएम में, जो कॉमन नहीं भी रहता उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। आ गया समझ में? कोई डाउट है? तो एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? क्या कह रहे हो? या तो मल्टीपल भी देख सकते हैं, एलसीएम लेते हैं तो उसमें मल्टीपल ही करते हैं। हाँ, मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल ही देख के मल्टीपल करते हैं, तो लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन जो कॉमन होगा उसी का मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ तो 3 की पावर 1, कुछ बच्चे कहा जाता है कि यहाँ तो 3 की पावर 1 है, लेकिन सर यहाँ तो 3 है ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से हुआ? तो वहाँ 3 का पावर 0 है, यही बताना था कि वहां 3 की पावर 0 है, तभी तो उसका 3 की पावर 0 का मतलब 1। वहां से हम कोई भी आया बड़ा समझ में? नंबर हाँ। चूज कर कोई डाउट है? कोई डाउट है? एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो। 60 12 12 12 25 12 चौके, सॉरी 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो इसका आ जाएगा 60 एलसीएम। उसी तरीके से एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या देखना होता है? हाँ, एचसीएफ क्या देखेंगे, तो एचसीएफ इसका क्या आएगा? एचसीएफ जल्दी बताओ फटाक से। 2 आएगा। कोई डाउट है? चलो, और वही चीज यहाँ पे दिया है, समझ में आया? ये चीज लिख भी दिए हैं तुम लोगों को उसके लिए। क्या? देखो जरा डेफिनेशन में, You can find the एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर के एचसीएफ में क्या देखते हैं? प्रोडक्ट देखते हैं। आया समझ में? और वहीं पे एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है पीपीटी बनाते वक्त। आया समझ में? कोई डाउट है? कहाँ तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, उस चीज का, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, और साथ ही में हिंदी वर्ड भी लिखा हुआ है। कि नहीं समझ में आया तो भैया हिंदी पढ़ के समझ लो। कहने का मतलब ये है कि बचपन से हम ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, बस आज एक नाम पता चल गया कि भैया इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मेथड बोलते हैं। हाँ, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लेकिन इसका आज मेथड का नाम पता चला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और या फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई डाउट है? समझ में आया? चलो, अच्छी बात है। अब तुम्हारे पहला चैप्टर जो है एक्सरसाइज, उसमें का कुछ क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एलसीएम फिर से वही ये मेथड, अब समझ गए ना एलसीएम का मतलब, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसमें से एलसीएम बताना है, ये सब तो कर लोगे ना। चलो देखो, यही कहते हैं कि पीपीटी पे ध्यान नहीं दिया करो। उसी तरह एचसीएफ के बारे में है, कोई डाउट है? अच्छा, एचसीएफ के बारे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है ही, इसमें एक
एक नाम तुम लोग को बताए थे, याद करो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, तो ये चीज ध्यान रखना है। जीसीडी। जीसीडी। और ये तो बता चुके हैं ना, ये कब तक लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा बता चुके हैं ना। तो देखो पीपीटी इसलिए कहते हैं पेज पे ध्यान मत दो कितना बन रहा है, सारा बताया हुआ चीज भी है। हाँ, सारा बताया हुआ चीज है। डिवाइजर को डिविडेंड बनाना है, जो हाँ। रिमाइंडर आ रहा है वहां पर डिविडेंड ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये फॉर्मूले है, याद रखना क्या, कि अगर तुम्हारे पास कोई दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, तो इसका एक एचसीएफ और एलसीएम का एक कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बनता है। क्या, कि उन दोनों नंबर का एचसीएफ, उसका प्रोडक्ट एलसीएम ऑफ दोनों नंबर, वो बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। यानी उन दोनों नंबर का एचसीएफ और उन दोनों नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट जो है उन दोनों नंबर के एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू, अरे समझो, एचसीएफ किसका, तो उसी ए और बी का। एलसीएम किसका, उसी और ए और बी का। और उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के बराबर होगा, मल्टीपल। आया समझ में, ये फॉर्मूला है। अब यहां से तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो कभी तुमको एचसीएफ और इन दोनों नंबर का वैल्यू दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा। आया समझ में, कभी एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू दे देगा और इन दोनों में से किसी एक नंबर का वैल्यू दे देगा, दूसरा वैल्यू पूछ लेगा। यहीं से गेम खेलेगा। आ रहा है समझ में, और यही फॉर्मूला लगा के यूज करके आंसर लाएंगे। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक और होता है जिसमें 3 वैल्यू होता है, और उससे एलसीएम और एचसीएम का फॉर्मूला बनता है। 3 वैल्यू रहता है, जैसे मान लो 3 वैल्यू, जैसे 5, 12 और 13। एनसीईआरटी का लास्ट पेज देखो, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट पेज, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का लास्ट पेज में जाओ, ये रहा ना, यही है क्या, ये लास्ट है ना? हाँ तो ये देखो वही है, वही है ना, नहीं दिया है कि नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखो हम बोले तो कि तुम्हारे स्कूल में जब एनसीईआरटी में कोई चीज फॉर्मूला लिखा है, तो तुम्हारे स्कूल में अगर कोई स्कॉलरशिप एग्जाम लेने आता है, तो इन सारे क्वेश्चन, इन सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है। और तुम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हो कि ये हमारे सिलेबस का नहीं है, वो सीधे एनसीईआरटी का बुक खोलेगा, लास्ट पेज में दिखाएगा, ये देखो फॉर्मूला है कि नहीं है, तो तुम उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए। आ रहा है समझ में, कोई डाउट है, निकालना तो उसका एचसीएफ चाहिए, हाँ। अब देखो, अगर कोई भी 3 नंबर है, ए बी और सी, कोई भी 3 नंबर है, ठीक है, अगर तुम उन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना चाहते हो, तो पहले तो उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, आया समझ में, और मल्टीप्लाइड बाई में उन तीनों नंबर का एचसीएफ, और डिवाइडेड बाई पहले तो 2 नंबर का एचसीएफ, फिर उसके अगले 2 नंबर का एचसीएफ, और फिर अगले 2 नंबर का एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। आ गया समझ में, लेकिन अब एक चीज यहाँ पे हिंट है कि याद रखना, कि अगर एलसीएम निकाल लो तीनों नंबर का, तो डिवाइड में तीनों नंबर में से 2-2 का कॉम्बिनेशन का एचसीएफ का करोगे, एचसीएफ का कॉम्बिनेशन का डिवाइड करोगे, 2-2 का। आ गया समझ में, और अगर एचसीएफ निकाल लो तीनों नंबर का, एलसीएम नंबर के, हाँ डिवाइडेड में, पेयर बना देंगे, और ऊपर भी जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी एलसीएम का ही करोगे। आ गया समझ में, बस ये छोटा सा ये है कंसेप्ट, छोटा सा जानकारी से याद रखना है इस चीज को। कोई डाउट है, समझ में आया। अब जितना फॉर्मूला था पूरे चैप्टर में, इसमें वो सारा चीज हो चुका है, बस क्वेश्चन बचा है, छोटा मोटा 9th का, हाँ छोटा मोटा 9th का कंसेप्ट बचा है बस, चेक कराना, ठीक है। अब देखो, इरेशनल नंबर क्या है, ये तो पता है, p बाई क्यू के फॉर्म में जो ना हो, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q दोनों ही एक इंटीजर हो, ठीक है। जैसे √2, √3, √5, रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल नंबर होगा। कोई ये सब तो पढ़ाया हुआ है, वही चीजें हैं, इसलिए बोलते हैं भाई पेज, कोई प्राइम नंबर हो, हाँ तो वो तो फिर वो तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। सर पहले लिख लिया था, फिर नहीं लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, जो लिखा हुआ है, इसलिए कहते हैं रिवाइज करो, ताकि पता चले कि ये तो लिखा हुआ है नोट्स में। आ रहा है समझ में, और वैसे हम बताते रहेंगे, इन सब चीजों को मत लिखो, लिखा है तो मत लिखो, ठीक है, इस चीज को मत लिखो। अभी हाँ तीसरा 3 लेक्चर हुआ, बस वो सब का नोट्स कर ले रहे हैं। हाँ, तो या अब ये रिवीजन चल रहा है तुम्हारा, ये सब हम लोग वो क्यों लिख लेते हाँ बस खाली फॉर्मूला इसका उतारना है नोट्स में, और कुछ नहीं उतारना है, क्योंकि बाकी सारा चीज पढ़ाया हुआ है पीछे, प्री वाला पढ़ाया ही हुआ था, ये सारा पढ़ाया ही हुआ है, ठीक है। ये इसलिए करा रहे हैं ताकि पीछे का रिवीजन हो, क्योंकि चैप्टर अब सारा कंक्लूजन पे आ चुका है, चैप्टर अब कंक्लूजन पे आ चुका है, समझ में आया, चैप्टर कंप्लीटेड है, बचा है तो बस प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा है, ठीक है। जैसे जैसे ये चीज नहीं उतारना है,
ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं। यहाँ भी अभी जो आएगा इसमें भी अभी देखते हैं क्या है। ठीक है, ये भी नहीं उतारना है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। ठीक है, बता चुके हैं चीजें, इसलिए क्योंकि रिवीजन करवाएं। देखो मल्टीपल टाइम रिवीजन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट को 10 को बुक क्या पड़ेगा, एक जी ही बुक मत पढ़ने की हाँ बात वाली। आया समझ में, 10 को एक ही बार पढ़ो। ठीक है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। तो वही चीजें हैं। अब देखो अभी टॉपिक पढ़ाए हैं, अभी खत्म हुआ है, लास्ट का 2-3 दिन पहले का चीजें भूल गए भी हो गए, तो उसको रिवीजन करा रहे हैं। ये नहीं तुम्हारा आया समझ में? हो गया तो चलो नेक्स्ट आओ। टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो टर्मिनेटिंग पूछे थे, लो आ गया। ऐसा जो कुछ पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल के बाद ही खत्म हो जाए, जैसे देखो 3.13 खत्म, 2.3 खत्म। तो इस तरीके के जो डेसिमल होते हैं उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 0.3333, तो इसको 0.3 पे बार लिख सकते हो। 0.111, तो इसको 0.1 पे बार लिख सकते हो। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल। आया समझ में, कोई डाउट है? और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला होता है वो रेशनल नंबर होता है, ये भी ध्यान रखना। और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाला जो होता है वो इरेशनल होता है। ऐसे नंबर मैच नहीं करे। अब आया क्वेश्चन, करो फटाफट। व्हाई डू यू मीन बाय इक्वली डिविजन्स ऑपरेटर, क्या समझते हैं आप? अब ये क्वेश्चन जो है ये आर्य सवाल का है। आर्य सवाल का जब पहला एक्सरसाइज खोलोगे पहला ही क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय अब पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अरे ये वही फार्मूला a इक्वल टू bq प्लस हाँ गुड गुड गुड, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजन टू अब इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? क्या यही पढ़ाया हुआ था और यही लिख करके आंसर लाना था, एक नंबर मिल गया हाथ में। आया समझ में? अब तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएगा ये, क्योंकि 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू आएगा, तो ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, और 4 ऑप्शन में यही डेफिनेशन लिखेगा, और थोड़ा थोड़ा सा कुछ अलग कर अलग करे। कैसे? पहला ऑप्शन में क्या कर देगा, ध्यान से देखो पहला ऑप्शन में क्या छेड़छाड़ करेगा। पहला ऑप्शन में छेड़छाड़ तुमसे करेगा यहाँ से, एक चीज देखो, पहला ऑप्शन में छेड़छाड़ करेगा कि ये जो यहाँ पे ये चीज है ना इसको गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा। साइन या चेंज कर देगा, इक्वल टू कर देगा। आया समझ? वो इक्वल टू जो वहां पे लगा हुआ था ग्रेटर देन के पास, वहां पे वो गायब कर देगा। अब बच्चा तो स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ इतना छोटा सा चीज उसे ध्यान नहीं आया और आंसर गलत कर दिया। स्टेटमेंट सही है, बस वही पेपर मिसप्रिंट होना ही नहीं सर। मिसप्रिंट नहीं होगा, अगर होगा तो बोनस मार्किंग मिलेगा। अब मिसप्रिंट होगा तो फिर चारों ऑप्शन ही गलत होगा उस हिसाब से। यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है हाँ, और यहाँ पे क्या बोला, मिसप्रिंट नहीं होता, क्योंकि देखो जैसे कुछ इक्वेशन बनाया हुआ है, 0.26 लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से डॉट लिखा गया, हाँ हाँ इसको हम इनटू मान लेंगे तो फिर कैसे होगा, चाहे 1.26 मान लिए। नहीं, देखो सबसे पहली बात, अगर वहां पे अगर क्वेश्चन में अगर वो डॉट को इनटू मान रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन में बताएगा कि हम डॉट को इनटू माने हैं क्वेश्चन पेपर में। हमारे ये अरे वन यहाँ पे बिंदु लग जाते हैं, इसको 1.26 मान के नहीं 1.26 माने, तो वही चीज वो देखा रहता है। तो वो जनरल इंस्ट्रक्शन जो पहले होता है ना, एक पेज पूरा भरा रहता है, उसमें वो लिखेगा कि अगर हमने पॉइंट को जो है ना वो मल्टीप्लाई माने हैं। मल्टीप्लाई नहीं करें, डेसिमल। अच्छा डेसिमल, डेसिमल तो हाँ देखो सारा चीज लिखा रहेगा, सारा, अगर लिख के देगा इंस्ट्रक्शन में। समझो समझो ध्यान से समझो, समझो समझो, तुम कहना क्या चाहते हो कि 1.26 है लेकिन वो 126 नंबर है, लेकिन वो गलती से 1.26 लिख गया, यही कह रहे हो ना? हाँ, अगर ऐसा कभी, वैसे तो होगा नहीं, पूछो क्यों। पहली बात कि जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बनाने के बाद उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करता है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उसको टाइम लिमिट बताना है, 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आया समझ में? तो जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है फिर उसको बैठ करके जो सॉल्व क्वेश्चन बनाते हैं वो फिर कुछ लोगों को देते हैं कि भैया सॉल्व करो, 3 घंटे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 3 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है तो फिर क्वेश्चन और इजी डालो, हार्ड क्वेश्चन को हटाओ वहां से, क्योंकि अगर आपसे 3 घंटे से ज्यादा समय लग गया तो बच्चों को तो और ज्यादा लग जाएगा। आ रहा है समझ में? तो पूरा प्रॉपर तरीके से चीजें की जाती है। नहीं, मिसप्रिंट इतनी जगह से वो गुजरेगा कि वो मिसप्रिंट नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में? इतना छोटा छोटा माइनर मिसप्रिंट नहीं हो। नंबर मेरा कम हो सकता है। नहीं, अगर हो भी जाता, अगर गलती से मान लेते बाई चांस कभी हो भी गया तो बोनस मार्किंग दिया जाएगा। आया समझ में? वहां टीचर तुम्हारा खुद वहां सुधार देगा, वो समझ गया कि यहाँ पे इसकी वजह से गलती है, जब कॉपी चेक होगा ना तो वहां पे वो खुद सुधार दिया जाएगा, चीजें कर दिया जाएगा। आया समझ में? तो वैसे कभी हुआ नहीं है वैसे बोर्ड में। तो ये चीज समझ में आया, पहला क्वेश्चन आर्य सवाल का है।
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो आएगा वो आर्य सवाल का आएगा, ये करो वही फॉर्मूला, क्वेश्चन हमारा 32 दिया हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। Number when divided 61 gives 27. Motion and remainder find the number. ये नंबर है जो 61 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका डिवाइजर हमको बताना है ना सर। क्वेश्चन हमारा ये डिवाइजर दिया हुआ है ना, डिवाइड किया जा रहा है 61 से। हाँ ये डिवाइजर दिया हुआ है। हाँ ये डिवाइड देखो कह रहा है ना कि एक नंबर है जिसको डिवाइड बाई जिसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 61 से। 61 को डिवाइड नहीं किया जा रहा है, 61 से डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला याद रखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। कोई डाउट है? जिसमें डिवाइजर तुमको क्या है 61 दिया है, क्वेश्चन 27 दिया और रिमाइंडर 32 दिया है। आया समझ में? बस फॉर्मूला पुट करो और आंसर लेकर के आओ। कोई डाउट है? यही आया कि कुछ और आ गया? यही है ना, 1679। ठीक है, कोई डाउट है? समझ में आया? चलो ये आर्य सवाल का प्रैक्टिस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। should be divided to get 30 portion. यही टाइम रहेगा ना अभी तुम लोगों का? भाई बताओ तुम कंफर्म, हम कभी भी सर ये जो टाइम पे गए ना हम फ्री हैं, इधर बस 6 से 8 हम नहीं हैं। हाँ 6 से 8 वैसे हम भी नहीं है क्योंकि 9th वाला है, सॉरी 6 से 7 9th वाला है। वैसे तो 5:30 से 6:30 का है, आधा घंटे का थोड़ा हम गैप लेते हैं फ्रेश फ्रेश होने का अपना, क्योंकि भाई चिल्लाना बहुत ज्यादा पड़ता है ना, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। आधा घंटा कैसे भी तो पता नहीं चलता है। और आदत ये ज्यादा चिल्लाने का मेरा वहीं से पड़ गया है, नहीं तो पहले बहुत धीरे बोलते थे। 3 साल जो पढ़ा है आदत ना चिल्लाने का, और ये अपने आप पढ़ाते समय हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पता नहीं कैसे। हो जाता है। हाँ पता नहीं कैसे। अभी देखो नॉर्मल बात कर रहे हैं, अब जैसे ही पढ़ाने वाले वॉल्यूम में आएंगे अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। भाई कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना? स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? इसे बटन से सब सेट है, अगर एस टिप दिया तो स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया? टी टिप देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। ओबीएस में सारा चीज सेट है। सेम यही सेटअप तुम्हारा पीडब्ल्यू में है। करो करो कोशिश करो। देखो पहले इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश लगे रहो लगे रहो। हार मानोगे मैथ में, जल्दी हार मानोगे तो फिर गलत बात है। इससे कैलकुलेशन फास्ट होता है, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे करोगे ये सब चीज करोगे तो फास्ट होता है कैलकुलेशन। सबसे पहले देखो डिविडेंड है तुम्हारा 1365, यहाँ पे डिविडेंड क्या है 1365, और क्वेश्चन तुम्हारा 31 है और रिमाइंडर तुम्हारे पास 32 है। फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है? तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 43। आया समझ में? अब कटेगा कैसे? तो 31 को 1333 में जब काटोगे 124 पहली बार में, हाँ 124 पहली बार में जाएगा, 9 और बचा 3, 93 बचा, 43 आंसर है। हाँ ठीक है 93 बचेगा, 31 गुना 3 93। 93 ठीक गुड है। तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। कोई डाउट है? आ गया? क्लियर है? कैसी काट रही है? नहीं वो कट रहा था। ठीक है, समझ में आया? 31 into 4 124 गया, फिर यहाँ पे 9 इधर गया, हाँ हाँ 6 7 8 9 और 9 हाँ ठीक है ठीक 3 8 9। ठीक है ठीक। कोई डाउट है? क्लियर है? ये आर्य सवाल का प्रैक्टिस चल रहा है, और आर्य सवाल में पहला, हाँ ये आर्य सवाल चल रहा है।
एनसीईआरटी का जो था एनसीईआरटी का जो था वो कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी का देखो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट है, देख लो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट है, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट है, बस लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है। सिक्स और सेवन बचा हुआ है। हाँ 6 7 वही सब तो नहीं गया। 6 भी हो गया। कंपोजिट नंबर नहीं पता तुम्हें? एक्सपोनेंट वाई 7 into 11 into 30 कंपोजिट नंबर चेक करना है तो 3 फैक्टर अगर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद तो फिर कंपोजिट नंबर है, नहीं आया 2 ही फैक्टर है तो प्राइम नंबर है। ये चीज चेक करना, अभी बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, हबड़ाओ नहीं, सब लिया हुआ है, हबड़ाओ नहीं। नेक्स्ट करो, यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ थ्योरम एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम। वही ना जो आज बताया। हाँ, फाइंड द एचसीएफ। से फाइंड करना यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। पहला कराते हैं फिर समझ में आ जाएगा। देखो जरा, पहले वही याद करो, एचसीएफ वाला एक बार कट गया, फिर दोबारा जो डिवाइजर था वो बन गया, सॉरी जो क्वेसेंट था, बन गया। जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन गया, आया समझ में। और जो वहां पे डिविडेंट डिवाइजर था वो क्या बन गया? डिविडेंट बन गया। रिमाइंडर ना हमारा वो बन गया डिविडेंट। रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर बना, हाँ। रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर बना। अच्छा हाँ हाँ, और जो पहले डिवाइजर था वो आके डिविडेंट बना, आया समझ में। यही चीज पढ़े थे ना। तो इस तरीके से पहले तो इसको करोगे, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंट बनाओगे, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाओगे। अच्छा हम समझ गए ये वाला। अच्छा ये वाला आ रहा है समझ में? अरे यही तो था यूक्लिड एल्गोरिथम। हाँ समझ गए। अब इसके बाद अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए। हाँ अच्छा छोड़ दे। देखो मैथ ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ऑनलाइन में भी टीचर क्या करते हैं ना कि खुद सॉल्व करवा देते हैं फटाफट, क्योंकि उनको क्लास खत्म करना होता है, उतना कंटेंट कंप्लीट करना होता है। हम लोग के पास भी प्रेशर रहता था, जितना पीपीटी आता था ठीक है बन करके उस दिन का वो पूरा कंप्लीट करना है, ऊपर से ऑर्डर रहता था पूरा कंप्लीट करना है, नहीं तो सर सिलेबस जो है वो पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रेशर रहता था। तो उसमें क्या होता था ना कि बच्चों का डाउट भी छूट जाता था उस पीपीटी को कंप्लीट कराने में। लास्ट लास्ट में चीजें फास्ट कराना पड़ता था, लास्ट लास्ट में। तुम लोग भी ऑनलाइन में देखते होगे ये चीज होता होगा, लास्ट लास्ट में उस पीपीटी को कंप्लीट करने के लिए चीजें फास्ट हो जाता है, ठीक है छोड़ दिया था कि एक टीचर है हफ्ता में 2 ही दिन है 4 सब बुक है। फास्ट कराना पड़ता है लास्ट में। और ऊपर से शॉर्ट पे आ जाते हैं। ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तुम लोग को लगता होगा टीचर हंस रहे हैं कैमरे के सामने, लेकिन नहीं, प्रेशर इतना होता है ना कि मत पूछो, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कैमरे के सामने आके हंसना पड़ता है, लेकिन पीछे बहुत प्रेशर रहता है सिलेबस कंप्लीट करने का। और नहीं करोगे तो सैलरी में से कटा जाता है। अगर सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट नहीं हुआ जितना तक बच्चों को बोला गया है, हाँ, तो सैलरी में से काट लिया जाता है, इसी तरह काट हाफ सैलरी मिलता है। हाँ, हाफ सैलरी मिलता है फिर। तो ये सब चीजों का प्रेशर रहता है। ऑनलाइन ऐसा नहीं है, बहुत भयंकर चीजें हैं ये सब चीजें। चलो ये हो गया ना, कोई डाउट है? तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे जो तुम्हारा एलसीएम सॉरी वो एचसीएफ जो आया वो क्या आ रहा है? 45, ठीक है। क्योंकि लास्ट में देखो जीरो रिमाइंडर कहाँ पे आ रहा है? इसी डिवाइजर के पास आ रहा है, तो यही है हमारा। अब जो भी यहाँ पे इस डिवाइड करते समय जो भी तुम किए हो उसी को अपने लैंग्वेज में प्रोसेस में लिखा हुआ है, रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो भी यहाँ डिवाइड किए हो बस उसी को रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऐसा समझ में, पहले स्टेप में रिमाइंडर क्वेश्चन ये था, इसको उस फॉर्म में लिख दिए। दूसरे वाले स्टेप में रिमाइंडर क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर ये था, समझ में आया। तीसरे वाले में ये था, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। इतना आ गया इन दोनों नंबर का। इतना नहीं भी लिखेंगे बस A equal to B हाँ प्लस R के फॉर्म पे लिख देंगे उसको हाँ, अभी लिख देंगे। हो गया कंप्लीट। आज समझ में, इसलिए स्टेप भी बताते हैं बच्चों को लिखने के लिए कि इस तरीके से लिखो, क्योंकि अभी कंपटीशन का एग्जाम दे नहीं रहे हो। अभी रिटन लैंग्वेज, अभी रिटन वाला तुम एग्जाम दे रहे हो, और रिटन में स्टेप खोजता है मैथ में भी, ठीक है। कंपटीशन नहीं रहता है शॉर्ट में। हाँ, कंपटीशन में तुम्हारा कॉपी थोड़ी चेक होता है, वो तो तुमने जो टिक किया है वही चीज है। ओएमआर भी कहाँ, ऑनलाइन होता है। जो भी वहां पे ऑप्शन में टिक किया हो वही तुम्हारा खत्म कहानी। कंपटीशन ऑनलाइन ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे देना होता है। नीट थोड़ी है कि तुम्हें देना है उस पे ओएमआर पे देना है। नीट वाले में ओएमआर पे होता है, बाकी जेई भी ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। हाँ, ऑनलाइन में चीटिंग नहीं हो सकता ना, सब लॉक रहता है सिस्टम, सिर्फ तुम्हारा वही खुलेगा, बाकी सब लॉक।
और एक कीबोर्ड भी नहीं मिलेगा, कीबोर्ड भी गायब, सिर्फ माउस मिलेगा टिक करने के लिए, और एक पेज मिलेगा, कुछ नहीं, सब अगल बगल सब दूर दूर रहते हैं, और वहाँ रहता है सब इन्विजिलेटर सारे रहते हैं। आया समझ में? और दूसरी बात, अ, एक पेन, पेन भी तुम नहीं ले जाओगे, वहीं मिलेगा, पेन और पेपर रख पेन और पेपर दोनों वहीं मिलेगा, पेन भी नहीं ले जाना है। वही वाला है। और फिर उसके बाद छुट्टी में वो चीज जमा हो जाएगा, रफ पेज भी जमा होगा, पेन भी जमा होगा। चलो नेक्स्ट। ऑनलाइन में एक फायदा है कि सामने टाइम दिखता रहता है, चलते हुए घटते हुए टाइम दिखता रहता है, और चीजें सॉल्व होता रहता है। So that every positive integer equals to even every positive integer. So every positive integer either even or तो होता ही है। शो करना है, होता तो है लेकिन शो करना है। Select करते हैं जैसे हम लोग से किया है। Select करना कितना अच्छा रहता इसलिए तो स्टेप सारा बताते हैं कि ऐसे किया करो। हमें पता है कि सो डैट, प्रूफ डैट, इन सब में बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। है। Every positive integer either even or not. देखो कह रहे हैं कि शो करो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो इवन होगा या तो Odd. ऑड होगा, ये चीज शो करना है, बताना है। तो वही सोल्यू वाला है। हाँ वही जो And it will पीछे किए थे। वाला let a equal to positive integer. सबसे पहले तो देखो थ्योरम देखो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इवन और ऑड, ये थ्योरम ही होता है। आया समझ में? ये थ्योरम ही है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड या तो इवन, Even होगा। या तो 2n के फॉर्म में होगा या 2n प्लस One 1 के फॉर्म में होगा। या minus। अगर पॉजिटिव है तो माइनस यानी कि निगेटिव में चला गया। आया समझ में? कोई डाउट है? तो ये चीज तो थ्योरम ही था। तो सबसे पहले टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ ये करना है कि पॉजिटिव इंटीजर है जो इवन या ऑड होगा, ये चीज प्रूफ करना है, टू प्रूफ। फिर उसके बाद लिखोगे प्रूफ, तो प्रूफ में वही फॉर्मूला एन इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है? तो वही यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे, ठीक है, जिसमें तुम वही इंटीजर, डिवाइजर, क्वेसेंट, रिमाइंडर, इसी का फॉर्मूला रहेगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर ये वाला फॉर्म आया समझ में? इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर दो, ये लो ये वाला फॉर्म आया समझ में कि नहीं आया? फिर उसके बाद अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर, एन इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर। अब ये टू क्यू क्यों आ गया? क्योंकि देखो इवन और ऑड चेक करना है, तो इवन कब होगा? जब दो का मल्टीपल होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, और ऑड कब होगा? जब दो के मल्टीपल के साथ रिमाइंडर प्लस वन में हो जाए। तो इसलिए हम एक ऐसा फॉर्म लिए हैं जिसमें ऑड और इवन दोनों ही दिखेगा, एन इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर। अब इसमें जो डिवाइजर है वो दो है, तो रिमाइंडर दो मिलेगा, जीरो और वन, जीरो और वन। तो यहाँ से दो केस मिल गया तुमको, एक जीरो वाला और एक वन वाला, सेम वही प्रोसेस है। इसलिए बोले कि जितना तुमको वो केस करा दिए, अब उसी से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन बनेगा। अगर वो चीज और आप नहीं भी लिखेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। आया समझ में? जो इवन का फॉर्म होता है वो 2n का रहता है, हाँ, ऑड का फॉर्म रहता है 2n प्लस प्लस वन का रहता है। इसलिए कल बोले थे कि जितना फॉर्म उससे बनता है वो सारा हो चुका है। देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बस हल्का सा घुमा दिया गया, फंस गए, लेकिन पूरा प्रोसेस तो वही है ना, बस वही है। पूरा प्रोसेस तो वही है। फिर वो चीज नहीं भी लिखेंगे तो अगर हम इस तरह लिखे इसलिए ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद यही था कि तुम लोग को दिखाएं कि पढ़ाया हुआ चीज भी घुमा करके पूछा जा सकता है। ये चीज को जैसे आप पिछला बार कल जैसे जो बताया, हम लेट करके a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले लेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे इक्वलिटी लेमा, फिर फॉर्मेट आ गया a क्यू प्लस b क्यू। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल ले चलो, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल लेके चलो। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है? फिर वहां से और वो तब आएगा जब इस क्वेश्चन को 10-15 बार या 5 बार भी किए हो। अगर एक बार करके जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, एग्जाम में आएगा भूल जाओगे, स्टेप ही नहीं पता चलेगा क्या लिखना है। कम से कम 5-6 बार हर क्वेश्चन से मुलाकात होना चाहिए। समझ में आया? बाकी फिर वही दो केस रहेगा, लास्ट में कंक्लूजन, खत्म कहानी। कोई डाउट है? ये कराया हुआ है, इसलिए ये बस लाए थे तुमको दिखाने के लिए कि देखो ये क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन इस तरीके से लिख के दे देगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन देखो कुछ है डिफरेंस, सारा कल किया हुआ है। कल ही वाला है, उसमें ज्यादा यहाँ तक सारा बस वही पूरा कल वाला सेम ही है, सब सेम है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? स्टेटमेंट बढ़ा दी टू प्रूफ, हाँ, बस वही सब चीज। कोई डाउट है? समझ में आया? समझ ज्यादा मेहनत करना, समझ में आया? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सारा आर एस वाला क्वेश्चन। सारा आर एस सवाल का है, ए टू जेड आर एस सवाल। इसलिए बोलते हैं ना तुम एनसीईआरटी फोकस रखो, बाकी हम पे छोड़ दो,
क्या करना है क्या नहीं करना है। एनसीईआरटी पे तुम फोकस रखो, एनसीईआरटी पे प्रैक्टिस करो दम तक। बाकी जो अलग से और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो हम करवा रहे हैं कुछ अपने उस पे करो। यूजिंग फैक्टर टाइम फैक्टराइजेशन। अच्छा देखो ये फॉर्मूला अभी बताए हैं नीचे जो लिखा हुआ है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। और ये वाला जो कंसेप्ट है आज ही पढ़े हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी। और पहला एक्सरसाइज तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, बस एक क्वेश्चन बाकी है, वो हो जाएगा। वो भी एक क्वेश्चन बाकी नहीं है, वो भी LCM पे ही बेस्ड है, वो भी हो जाएगा अगर पढ़ोगे ध्यान से। वो क्वेश्चन भी हो जाएगा तुम लोगों से। आ गया। इससे कितना है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं बताना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है सही है कि नहीं। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, HCF और LCM जो आया है उनका प्रोडक्ट करो, दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम है तो सही है, यही वेरीफाई करना था। 128 into 9 नहीं आया समझ में। अच्छा कोई डाउट है? क्लास बोरिंग लग रहा है? मजा आ रहा है ना? बोरिंग लग रहा है तो बताना, इसी में डांस वांस लगा देंगे। हो गया। आ गया क्या रहा है इससे? एचसीएफ 2 का पावर 7 हाँ ठीक है। और एलसीएम आ रहा है 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 13 मतलब मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बता दे। ठीक है मिला लो। 15006 हो गया बस। 2 की पावर 7 HCF है यानी 128, और 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 ये हो गया LCM, यानी कि कितना? 14,976। ठीक है, ये हो जाए तुम्हारा LCM। कोई डाउट है? इसको एलसीएम नहीं है 15,000 नंबर दिया हुआ था। हाँ हाँ, एलसीएम कितना है? 14,976। ये उसका क्या कह रहे हो? ये दो नंबर दिया हुआ हाँ था हाँ एबी हाँ हाँ और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ पे मल्टीप्लाई कर हाँ दिया। हाँ इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा, हाँ चलेगा तो वहां से इक्वल हो गया तो हाँ, यहाँ से यही 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 वेरीफाई करना। आया समझ में? हाँ। एचसीएफ कितना? HCF 128 यानी 2 की पावर 7। एलसीएम बनना है अच्छी नहीं है। कुछ गड़बड़ कर दिए, ऊंची गलत हो गई। कुछ गड़बड़ कर दिए, मिला लेना घर पे। कोई डाउट है? अब देखो जो बोल, साफ हो जाएगा। हाँ हाँ इजी है। अब देखो जो क्वेश्चन कह रहे थे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हम कराएंगे अभी आगे, वो देखो है, ये देखो जरा, इसी टाइप का है, प्रोजेक्ट नंबर वाला उसी टाइप का है, देखो जरा। और ये कब का आया है? 2021 में बोर्ड में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का भी कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं तुम लोग। लिखा हुआ है ये तो। ठीक है, हाँ ये RS1 में भी है, आगे से कोई ठीक है सुना रहे तो लिख देता है लिखा हुआ रहता पार्ट में आया है कि क्या में आया है। ये चीज तो है उसका फायदा है। है। RS1 में तो ये 2021 में भी आया हुआ है सीजन। ठीक है, तो ये सब चीज करेंगे अभी आगे, समझ में आया? बाकी अब तुम लोग चैप्टर अब खत्म होने के कगार पे है, तो अब बचा कुछ नहीं है, अब वही √2 √3 का वो कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ कॉन्ट्राडिक्शन वाला बचा हुआ है बस। और ठीक है तो सब बचा है। बस और एक्सरसाइज बचा हुआ है, खत्म।
बाकी अब थोड़ा बहुत 1-2 दिन और प्रैक्टिस क्लास चलेगा, फिर चैप्टर कंक्लूड कर देंगे, फिर साइंस पे आ जाएंगे। ठीक है।